सोनम रघुवंशी ने अपने परिवार को पहले ही वार्निंग दे दी थी कि वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है, शादी भी नहीं करना चाहती है, लेकिन बावजूद इसके उसकी शादी करा दी जाती है। उसने बार बार ये कहा कि मुझे लड़का पसंद नहीं है, मैं किसी और से प्यार करती हूं, लेकिन बावजूद इसके जो सोनम के पिता या जो घर वाले हैं उन्होंने ये कहा कि प्यार तो होते रहता है, एक बार शादी कर लो, जिंदगी सेट हो जाएगी। इसके जवाब में सोनम रघुवंशी ने कहा कि मैं शादी तो कर लूंगी आपके मन मुताबिक, लेकिन अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। पहले से वो मन बना चुकी थी कि राजा रघुवंशी को किस तरीके से मौत के घाट उतारना है और अपने प्यार की बाहों में जाकर जकड़े रहना है। ये जो कहानी है हर किसी को झकझोर दे रही है। बकायदा जो सोनम रघुवंशी है वो एमबीए की पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन परिवार ने उसे घर की दहलीज से बाहर कदम रखने से रोका भी है। बताएंगे अंदर की कहानी की एमबीए के सपने रखने वाली सोनम रघुवंशी की असल कहानी क्या क्या है और क्या क्या चीजें करना चाहती थी शादी से पहले। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सोनम रघुवंशी तो बस एक मोहरा है, उससे भी 10 गुना ज्यादा खतरनाक एक ऐसी खबर सामने आई है जहां पर एक शादीशुदा महिला 11 साल तक इंतजार करती है अपने परिवार को खत्म करने के लिए। धीरे धीरे वो अपने बच्चों को, दो शादी के बाद 2 बच्चे हुए थे, उन्हें भी जहर देकर मारने की कोशिश करती है। सास, ससुर, पति, हर किसी को जहर दे रही थी और इंतजार कर रही थी उस पल का जब पूरा परिवार एक साथ मौत की नींद सोए और उन्हीं के सामने वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रंगरलियां मना सके। और इस मकसद में वो कामयाब भी हो जाती, लेकिन उसकी मकसद को, उसके सपने को धक्का लगता है। बताएंगे उस औरत के बारे में जो सोनम रघुवंशी को भी एक छोटा बच्चा साबित कर रही है अपने सामने। कौन है औरत, तफसील से जानिए इस डिकोडिंग क्राइम में। सबसे पहले इस डिकोडिंग क्राइम में मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये चैत्रा है। एक तरफ दूसरी तस्वीर देखिए, ये सोनम है। इन दोनों की ही कहानी बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, बहुत ही ज़्यादा एक जैसी है, क्योंकि सोनम ने जिस तरीके से राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा, यहाँ पर जो चैत्रा है वो अपने पूरे परिवार को मारना चाहती थी, वो अपने बच्चों तक को ख़त्म करना चाहती थी। कर्नाटक के हसन की रहने वाली जो चैत्रा है उसके ख़तरनाक इरादे आपको एक एक करके समझने होंगे। दरअसल जो चैत्रा है उनकी आज से लगभग 11 साल पहले गजेंद्र नाम के एक शख्स के साथ शादी होती है। परिवार रिश्ता तय करता है, सब कुछ अच्छा चलता है। ऐसे में इनके 2 बच्चे भी होते हैं, एक बेटा एक बेटी, जिसमें से लगभग उनकी उम्र 8 साल के आसपास है। लेकिन इनकी लाइफ में 3 साल पहले कहानी जो है पूरी तरीके से घूम जाती है, क्योंकि चैत्रा की ज़िंदगी में 3 साल पहले पुनीत नाम का एक लड़का आ जाता है। अब चैत्रा जब पुनीत को देखती है, उसकी बातें पसंद करने लगती है और धीरे धीरे इनकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती हो जाने के बाद ये जो दोस्ती है ये तब्दील हो जाती है इश्क में। और फिर जो गजेंद्र है उससे छुप छुप कर चैत्रा अपने बॉयफ्रेंड पुनीत से मिलने जाती, उसके साथ घूमने फिरने जाती, यहाँ तक कि रात को चैट और कॉल वगैरह पर भी बात होती। एक रोज़ गजेंद्र जो है वो ये सारी चीज़ें देख लेता है और चैत्रा से इस बात पर भड़कता भी है, डांटता भी और पूछता भी है आखिर कौन है। चैत्रा साफ तौर पे जवाब नहीं देती, बोलती है मेरा दोस्त है। लेकिन गजेंद्र ये सोचता है कि उसकी पत्नी के जो रंग ढंग है, जो थोड़े से हाव भाव हैं वो बदल रहे हैं, वो घर पर ध्यान नहीं दे रही, बच्चों पर ध्यान नहीं दे रही, यहाँ तक कि गजेंद्र के साथ भी अच्छे से ठीक तरीके से बातचीत नहीं कर रही है। ऐसे में गजेंद्र एक रोज़ सोचता है क्यों ना इसकी तलाशी ली जाए, पता किया जाए कि आखिर चैत्रा के मन में क्या चल रहा है। तो उसको कंफर्म हो जाता है कि इसका एक लड़के के साथ जो है दोस्ती है और दोस्ती से ज़्यादा भी कुछ है। इन सब चीज़ों को लेकर गजेंद्र यानी चैत्रा के जो पति हैं वो चैत्रा के माँ बाप से मिलते हैं, उनको समझाते हैं कि देखिए इतना समय बीत गया है, इतने साल हो गए, हमारे बच्चे भी हैं, अब परिवार टूट जाए तो ये चीज़ें सही नहीं रहेंगी, आप लोग चैत्रा को समझाइए। इन सब चीज़ों पे लड़ाई झगड़ा भी होता है और चैत्रा उस वक्त ही मन बना लेती है कि अब जो परिवार बार बार कह रहे हैं कि परिवार टूटना नहीं चाहिए, अब मैं उसी परिवार को ख़त्म कर दूंगी। और चैत्रा जब उसके माँ बाप उसे समझाते हैं कि बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें गलत हैं, अपने परिवार पर ध्यान दो, उसी वक्त वो पूरी प्लानिंग करती है, अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है, उसको पूरी चीज़ें समझाती है और बोलती है कि अब मुझे तुमसे शादी करनी है और इस शादी को करने के लिए मुझे एक एक करके अपने घर वालों को ख़त्म करना होगा, अपने सास ससुर बच्चे पति सबको ख़त्म करना होगा, ताकि
कल को ये लोग मर भी जाएं और कोई मुकदमा करने वाला ना रहे, कोई भी ऐसा शख्स ना रहे जो मुझ पर कोई कार्रवाई करा सके। और तो और चैत्रा ये तक कहती है कि ये कत्ल मैं इस तरीके से करूंगी ताकि ये कोई एक्सीडेंट लगे, कोई घटना लगे, किसी को मुझ पर डाउट ना हो। आप देखिए सोनम ने भी बकायदा ऐसी प्लानिंग की, सोनम ने भी यही किया कि जो डेथ लगे वो एक्सीडेंटल लगनी चाहिए, एक हादसा लगनी चाहिए। और यहाँ पर चैत्रा भी ठीक उसी तरीके से प्लान करती है। इसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड से कुछ दवाइयाँ मंगवाती है, कुछ जहरीले कुछ ऐसी चीज़ें मंगवाती है, कुछ पाउडर्स मंगवाती है जिनके नाम हम नहीं लेंगे। और धीरे धीरे वो अपने किचन को एक जहरनुमा किचन बना लेती है। और उस किचन के अंदर आप सोचिए जो भी पक रहा है, जो भी वो खाना बना रही है, उसके अंदर वो नशीला पदार्थ थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालती जा रही है। चाहे वो कॉफ़ी बनाए, बच्चों को दूध दे, रात का नाश्ता, सुबह का नाश्ता बनाए, रात के लिए डिनर बनाए, हर एक चीज़ में वो दवाई मिलाती थी कम मात्रा के अंदर, ताकि जो डोज है वो एक बार में असर ना करे, लेकिन एक एक करके, दो दो करके लगभग 1 साल के अंदर सबकी मौत हो जाए। इस तरीके से उसने प्लानिंग की थी। और इसी तरीके से वो अपने किचन में हर रोज़ जो डाइनिंग टेबल है उस पर वो जहर परोस रही थी अपने परिवार वालों को। अब धीरे धीरे उसने अपने परिवार में अपना रिश्ता भी ठीक कर लिया ताकि सामने जो कोई शख्स बैठे हैं, जो उसके बच्चे हैं, जो उसके पति हैं, उन्हें बिल्कुल भी डाउट ना हो। लेकिन एक रोज़ जो हस्बैंड है वो कहीं बाहर जाने का प्लान करता है और इसके लिए वो चैत्रा के बैग में उसका फ़ोन ढूंढने लगता है। और जैसे ही चैत्रा के बैग में वो हाथ डालता है उसका फ़ोन ढूंढने के लिए, उसके उस बैग के अंदर से कुछ टैबलेट्स मिलती हैं, कुछ बॉटल मिलती हैं जिसमें कुछ दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, उनके नाम नहीं मेंशन होते। इसके बाद कुछ पाउडर भी मिलते हैं। अब ये सब देखकर जो गजेंद्र था उसका दिमाग खटकता है, उसे लगता है कि हो ना हो यहाँ पर कुछ साजिश है। और वो सीधे तौर पर उन दवाइयों को ले जाता है डॉक्टर के पास, उनको दिखाता है और उनसे पूछता है कि मेरी पत्नी इसका इस्तेमाल कर रही है, आप बताइए कि आखिर ये दवाइयाँ क्या चीज़ है, इनका काम क्या होता है, इनका रोल क्या होता है। और जब डॉक्टर उसकी चेक करते हैं, उन सब चीज़ की जांच करते हैं, तो डॉक्टर गजेंद्र को बताते हैं कि अगर आपका परिवार ये खा रहा है तो आप बहुत जल्दी मरने वाले हो। दरअसल ये नींद की गोलियां हैं, बहुत हैवी डोज की गोलियां हैं, जिनको अगर थोड़ी थोड़ी मात्रा में भी आपको दिया जाएगा तो 6-7 महीने के अंदर जो है कोई भी शख्स है उस पर जो है चीज़ें बहुत बुरी असर करेंगी। अब गजेंद्र को पहले ये सारी चीज़ें सही नहीं लगती, उसे लगता है कि चैत्रा ऐसा क्यों करेगी। लेकिन फिर गजेंद्र हर एक चीज़ को, हर एक डॉट को जोड़ता है, तब उसे समझ में आता है कि आए दिन जो उसके पेरेंट्स हैं वो सोते रहते हैं, सुबह टाइम पर नहीं उठते, बच्चे जो हैं वो थकान महसूस करते हैं, हमेशा बैठे रहते हैं, लेजी रहते हैं, स्कूल जाने का मन नहीं करता। यहाँ तक कि जो गजेंद्र खुद है उसको भी कई बार उसे प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है, कई बार उसे वॉमिट जैसा फील होता है। इसके अलावा उसकी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती। यानी कि गजेंद्र ने नोटिस किया कि लगभग 3-4 महीने से जो हमारी फैमिली है वो सबके सब फिट नहीं है, हर कोई बीमार महसूस कर रहा है सिवाय चैत्रा को छोड़कर। अब ये सारी कहानी लेकर, ये सारे सबूत लेकर 6 जून को पहली बार जो चैत्रा के हस्बैंड गजेंद्र हैं वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ पर पूरी कहानी बताते हैं। और इसके बाद पुलिस सबसे पहले चैत्रा को डिटेन करती है, उनसे पूछताछ करती है। और पूछताछ करने के बाद पूरी कहानी इस औरत की सबके सामने आती है और ये खुद बोलती है कि ये करीब 3-4 महीने से अपने परिवार को जो छोटे छोटे डोज हैं, जो नशीले डोज हैं वो दे रही थी और ये चाहती थी कि इसका परिवार खत्म हो जाए और शक इस पर ना जाए। जब पुलिस डिटेल निकालने की कोशिश करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है और पूछती है कि ऐसा क्यों किया गया, तो बॉयफ्रेंड का एंगल भी सामने आता है। फिलहाल ये सारी दवाइयां हैं, जब ये सारी चीज़ें पुलिस ने फॉरेंसिक के लिए भेजी, उनकी और जांच पड़ताल कराई गई, तो पता लगा कि वो जो दवाइयां हैं वो कुछ इस तरह से असर करती हैं कि वो नींद की दवाई भले हैं लेकिन वो एक जहरीला काम करती हैं, किसी की बॉडी में जाती हैं तो उसको बहुत ज़्यादा बीमार कर सकती हैं। और उसके बाद इंसान जो है वो सीधे अस्पताल के बिस्तर पर मिलेगा और धीरे धीरे उसकी मौत हो जाएगी। यहाँ तक ये पकड़ना भी मुश्किल हो जाएगा कि जो मौत है वो हुई किस वजह से है। सबको यही महसूस हुआ कि शख्स ने, जो बीमार है, उसने कुछ गलत खा लिया है, कुछ उल्टा सीधा खा लिया, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो रही है और धीरे धीरे करके वो शख्स मर जाएगा। तब जाकर पुलिस को, जब डॉक्टर ने कंफर्म किया, सारी चीज़ें पता लगी, इधर चैत्रा ने अपना जुर्म कबूला, तब पूरी कहानी सामने और पता लगा कि जो चैत्रा है वो अपने ही छोटे छोटे 8 साल के बच्चों को मारने का प्लान बना रही थी, अपने पति को मारने का प्लान बना रही थी और अपने परिवार को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहती थी। तो चैत्रा की चीज़ें आपने समझी, लेकिन अब जाननी होगी सोनम की वो बातें जो अब तक इस दुनिया से छिपी हैं। सोनम आखिर शादी से पहले करना क्या चाहती थी? सोनम ने अपने परिवार से क्यों कहा था कि आप लोग मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहे, मैं इस बिज़नेस को आगे ले जाना चाहती हूँ? आखिर सोनम क्या चाहती थी, अब वो भी समझना बहुत ज़रूरी है।
देखिए, जब भी पढ़े लिखे लोग क्राइम करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक करते हैं। आपको मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, फिर आप ओरिजिनल कहानी पे आएंगे। चाणक्य को भी बहुत साल पह जब चाणक्य की जब टाइम था तो उन्हें भी जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी। अब जब पूरे जो मिनिस्टर्स थे जिन्होंने जहर दिया था वो इंतजार कर रहे थे कि चाणक्य तो आज की सभा में पहुंचेंगे ही नहीं, लेकिन चाणक्य अचानक से सभा में पहुंच जाते हैं और पूछते हैं कि कल मुझे किसी ने जहर देने की कोशिश की थी, आज मैं आप सबके सामने खड़ा हूं। तब उन्होंने कहा कि मुझे बचपन से हल्की हल्की मात्रा में जहर लेने की आदत थी और इसी वजह से मेरी बॉडी आज जहर के लिए मुक्त हो चुकी है। मुझे कोई हैवी डोज जहर दे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सोचिए, एक मां, पढ़ी लिखी मां अपने बच्चे को जहर दे रही है ताकि 11 साल बाद, दो बच्चे हैं उस महिला के, वो इंतजार कर रही है कि मेरे बच्चे, मेरे सास ससुर सब मर जाएं और कोई भी ऐसा सबूत, ऐसा मोहरा कोई खड़ा ना हो सके जो उसके खिलाफ गवाही दे सके। और एक साथ जो इसका जो परफेक्ट क्राइम करने का जो प्लान था वो कामयाब भी हो जाता अगर उस रोज पति को मोबाइल जो ढूंढने के चक्कर में अगर कोई टैबलेट्स या पाउडर नुमा चीज नहीं मिलती है। अब यहां पर जिस तरीके से ये जो महिला पागल हो चुकी थी अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए, कुछ इसी तरीके की जो कहानी मैं आपको सोनम की बताऊंगा जरूर, लेकिन सोनम की जो कहानी है उसमें जो बॉयफ्रेंड है, जो राज खुशवाहा है, जो अंदर की कहानी हमें पता लगी है, राज खुशवाहा एक पल के लिए पीछे हट जाता है। वो चाहता था कि ना मारा जाए राजा को और इसलिए उसने पहले तो मना किया कि मैं मेघालय जाऊंगा। उसने सीधे तौर पर कहा कि मुझे मेघालय नहीं जाना, हमें इस प्लान को ड्रॉप करने की जरूरत है। लेकिन वहां पर भी जो सोनम है बार बार फोर्स कर रही थी कि नहीं, मैंने टिकट करवा लिया है, बाकी कातिलों को भी मेघालय पहुंचना पड़ेगा। इसके बाद भी इतना ज्यादा प्रेशर बनाया गया सोनम की तरफ से कि जब मेघालय में जो कातिल थे जब वो मना कर रहे थे कि पहाड़ी चलते समय कि देखो पहाड़ी में बहुत ज्यादा चढ़ाई है, हम नहीं हत्या करेंगे, तब जाकर ये जो औरत है, जो सोनम है, वो ये कहती है कि मैं 20 लाख रुपए देने को तैयार हूं, अपने भाई की फैक्ट्री में तुम्हें नौकरी भी दिलवाऊंगी, बस तुम्हें अब मेरे पति को मारने की जरूरत है। और ये जो जरूरत है वो जरूरत इसलिए है क्योंकि इस पूरे मेगा या कहे मास्टर प्लान के पीछे जो सोनम का जो मकसद था वो ये था कि अगर मैं विधवा हो जाऊंगी, सफेद साड़ी पहनकर अपने पापा के पास जाऊंगी और रोऊंगी धोऊंगी और पापा को कहूंगी मैं तो मांगलिक थी पापा, अब मेरी पति की मौत भी हो चुकी है, मुझसे अब कोई शादी भी नहीं करेगा, मैं विधवा हो चुकी हूं, तो आप मेरी किसी जानकार से शादी करवा दो। और वो जानकार कौन होगा? जिस तरीके से सोनम ने शुरुआत से और पहले से बार बार ये कहा कि पापा मैं अपने बॉयफ्रेंड राज खुशवाहा से शादी करना चाहती हूं, घर वालों ने मना कर दिया था, लेकिन विधवा होने के बाद कोई रोक टोक नहीं होगी और परिवार मान जाएगा राज खुशवाहा से, एक घर के नौकर से एक करोड़पति की बेटी की शादी के लिए, और इसमें कोई रोक टोक नहीं होगा। पहला मकसद। दूसरा मकसद क्या था? दूसरा मकसद ये था कि दोनों ही मांगलिक थे और इसने सोचा सोनम ने कि अगर मैं अपने जो पति है, जो राजा रघुवंशी है, उसकी अगर मौत हो जाती है तो मांगलिक दोष कट जाएगा। इसके बाद मैं अपने बॉयफ्रेंड राज खुशवाहा से शादी करूंगी और हमारी शादी बहुत लंबी चल जाएगी। तो ये जो प्लानिंग थी, प्लॉटिंग की गई थी, जो सोची समझी जो साजिश थी, उसमें कहीं ना कहीं सोनम कामयाबी हो जाती और इस कामयाबी के लिए उसने बहुत ज्यादा जतन किए। हुआ यूं कि जिस तरीके से ये एचआर का काम तो करती थी अपनी कंपनी में, लेकिन जो परिवार का कहना यह है, जो खासतौर पर सोनम की तरफ से भी ये जो चीजें सामने आई हैं कि परिवार बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। वो चाहता नहीं था कि ये एमबीए करके सोनम भाई बाहर जा, और बार बार परिवार का ये भी कहना था कि हमारे घर का जो फैक्ट्री है तुम्हें वहीं पर तो काम करना है। इसलिए बतौर एचआर, ह्यूमन जो बड़ी बड़ी कंपनियों में एचआर होते हैं, उसकी नौकरी लग जाती है। मैं 24-25 साल की जो लड़की है उसके आराम से नौकरी लग जाती है अपने ही पापा की कंपनी में जाते जाते उस कंपनी का जो सबसे खासम खास जो नौकर होता है, वहां पर सोनम का नैन मटक्का होता है राज खुशवाहा के साथ। और वहां नैन मटक्का से जो बातें होती हैं फोन के जरिए होने लगती हैं, फिर चैटें होती हैं, चैट के बाद इनके बीच में कुछ ऐसी चीजें बन जाती हैं कि एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। और जो लड़का है, जो उससे 4-5 साल छोटा, जो उसका जो बॉयफ्रेंड है, उसके प्यार में इस तरीके से पागल हो जाती है कि अपने पूरे परिवार से लड़ जाती है, शादी करने के लिए मना करती है, लेकिन बार बार परिवार यह कहता है कि नहीं, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। और जिस तरीके से बार बार अंजाम भुगतने की जो वार्निंग दी जा रही थी सोनम की तरफ से, शायद परिवार को अब समझ में आ गया होगा कि सोनम उस वक्त क्या कहना चाह रही थी। लेकिन जो परिवार का जो बिजनेस है, एक तरीके से उसके भाई ने ही चारों तरफ फैलाया है। जो गोविंद है, जो सोनम का भाई है, उसी ने पूरे बिजनेस को चारों तरफ फैलाया और कहीं ना कहीं
जो सोनम है वो अंदर ही अंदर अपने भाई से जलन भी खाती थी कि पूरा परिवार सिर्फ गोविंद की ही बात मानता है, खुद अपनी बहन की बात कोई नहीं मान रहा, और इसलिए सोनम अपने परिवार से बेरुखी रखने लगी। उसे लगा कि परिवार में उसकी कोई सुनता नहीं है, परिवार उसके लिए खिलाफ ही हर चीजें करता है, और कहीं ना कहीं अपने परिवार को उस दलदल में खींचने के लिए उसने इस तरीके का जघन्य अपराध को अंजाम दिया ताकि पूरी दुनिया को लगे एक्सीडेंटल क्राइम है, और यहां पर जो सोनम है वो अपने प्यार के बाहों में जाकर जकड़ी रहे। लेकिन आपको अंदर की कहानी ये भी बता दें कि जिस तरीके से जिस रोज वो हत्या करने के बाद गुवाहाटी जाती है, गुवाहाटी से वो वापस इंदौर आती है, और इंदौर में उसके रहने का इंतजाम, किराए के घर में रहने का इंतजाम कौन करता है? करने का इंतजाम खुद उसका बॉयफ्रेंड करता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि शायद उनके बीच में कुछ ऐसे संबंध बने हो, घर के नौकर और जो करोड़पति जो बेटी है उसके बीच में कुछ संबंध बने हो। इसके बाद राज कुशवाहा टैक्सी बुक करता है जो सीधे तौर पर वाराणसी लेके जाता है, और बकायदा ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए जो 10 मिनट के डिलीवरी एप्स रहते हैं उससे चावल, दाल, आटा, राशन मंगवाकर उस टैक्सी में रखा जाता है, और एक आउट स्टेशन के नाम से टैक्सी बुक की जाती है जो बकायदा वाराणसी लेके जाती है। वाराणसी में भी एक किराए के घर पर उसे रखा जाता है। जब हमारे रिपोर्टर्स अरविंद ओझा जी ने जब पूछा कि पुलिस वालों से कि जरा बताइए कि ये किस तरीके से वाराणसी से गाजीपुर आई हैं, तब जो पुलिस वालों ने कहा कि देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है उनका वाराणसी से गाजीपुर पहुंचना, कुछ डिटेल्स हैं हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद हम आपके सामने सारी चीजें पेश करेंगे। पहले सुनिए जो बकायदा जो हमारे रिपोर्टर्स ने किस तरीके से जब पूछताछ की तो कौन कौन सी नई चीजें उन्होंने बताई हैं। आज तक इंडिया टुडे पर हमारे साथ शिलांग के डीआईजी डेविस एनआर माराक मौजूद हैं, जिन्होंने ऑपरेशन हनीमून को लीड किया। हम इनसे सीधे बात करते हैं। सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जब तीनों अक्यूज्ड ने, कॉन्ट्रैक्ट किलर ने राजा रघुवंशी का मर्डर किया, तो बॉडी को खाई में फेंकने में किन किन का रोल था? देखिए, वो लोग ने जब हम लोग ने इंटरोगेट किया, इनिशियल इंटरोगेशन में वो लोग ने बताया कि वो तीनों, और वो लोग ने राजा का बॉडी को वो लोग ने उठाया, और उसके वो लोग तीनों के साथ सोनम ने भी खुद वो लोग को मदद किया है उसको बॉडी को उठाने में। अच्छा, मतलब तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर ने जब मर्डर किया और जब बॉडी को उठाकर फेंकना था तो तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ सोनम ने राजा की डेड बॉडी को उठाकर खाई में फेंका। बिल्कुल। दूसरा मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि मर्डर के वक्त जब मर्डर हो गया उसके बाद सोनम क्या कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ कुछ दूर तक आई थी? नहीं, सोनम हाँ बिल्कुल, वो लोग मर्डर के बाद वो लोग एक जगह थे जिसका नाम है मौकोटॉक, वहां तक वो लोग एक साथ आए थे। कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के पास वो लोग 2 स्कूटी में आए थे, और दूसरी स्कूटी में सोनम बैठ के, वो तीसरा मतलब 2 लोग एक स्कूटी में बैठे थे, और जो तीसरा जो कॉन्ट्रैक्ट किलर है उसके साथ सोनम बैठ के मौकोटॉक बोल के एक जगह है वहां तक वापस आए थे। मेरा जो इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि सर, अभी तक के इंटरोगेशन में सोनम और राज ने ये एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने क्राइम किया था? हाँ बिल्कुल, वो लोग ने एक्सेप्ट किया कि वो लोग ये क्राइम में वो लोग शामिल थे, वो लोग कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, इतना तो वो लोग एक्सेप्ट किया है। उसके अलावा क्या आपके पास सॉलिड एविडेंस है सोनम के खिलाफ? बिल्कुल बिल्कुल, सोनम के खिलाफ एविडेंस है, पक्का एविडेंस है। अच्छा, सोनम ने कितने मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रही थी और कितने फोन आपको रिकवर करने अभी बाकी है? देखिए, हम लोग को फैमिली मेंबर्स ने बताया कि सोनम और राजा के पास 4 मोबाइल फोन है, तो उसमें से हम लोग ने अभी तक सिर्फ एक ही मोबाइल रिकवर की है, मतलब अभी हम लोग को 3 मोबाइल रिकवर करना बाकी है। लास्ट लोकेशन उन मोबाइल फोन की कहाँ पर मिली? जहाँ पे वो मतलब सेम लोकेशन है जहाँ पे वो मतलब मर्डर हुआ था, वो आसपास का मतलब एक ही टावर उसमें पकड़ता है, वो वही लास्ट लोकेशन था। अच्छा, मेरे कहने का सवाल फिर से दोहराना चाहूंगा कि दरअसल जो 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर थे वो 2 स्कूटी लेकर आए थे, हाँ। और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट किलर ने मर्डर किया, उसके बाद एक स्कूटी पे 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर और एक स्कूटी पे कॉन्ट्रैक्ट किलर और सोनम आए। बिल्कुल, हाँ। अच्छा, कितना पेमेंट किया कॉन्ट्रैक्ट किलर को सोनम ने? ये अभी हम लोग को पता करना है, इसको हम लोग इंटरोगेशन के बाद ही पता चलेगा। क्या सोनम और राज को जब कन्फ्रंट कराया गया तो उनका रिएक्शन क्या हो, क्या बोल रहे हैं?
अभी तक हम लोग ने उसको कन्फ्रंट नहीं किया है। अभी तक ये लोग का प्रोडक्शन चल रहा है कोर्ट में, और प्रोडक्शन करने के बाद ही जब हम लोग को पुलिस कस्टडी मिलेंगे तभी हम लोग उसको कन्फ्रंट कराएंगे। नहीं, क्या वो ब्लेम गेम भी कर रहे हैं कि क्या सोनम एक्सेप्ट? हाँ, वही देखिए, वो लोग का इंटरोगेशन अलग अलग जगह में हुआ है। लाइक ये राज को तो हम लोग ने इंदौर में पकड़ा था, तो उसका पूछताछ प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन जो है वो इंदौर में हुआ। सोनम को मतलब गाजीपुर में पकड़ा गया था, और उसको अभी हम लोग ने जस्ट ब्रीफली कुछ पूछा है। तो जो हम लोग का ब्रीफ इंटरोगेशन में वो अभी वो ब्लेम गेम चल रहा है कि जैसा कि इसका मास्टर माइंड कौन है, मतलब प्लान किसने बनाया था। तो सोनम बोल रहा है कि राज ने बनाया था, राज बोल रहा है कि सोनम ने बनाया था। वो ऐसा कंट्रोडिक्शन अभी चल रहा है। तो अभी जब लोग को कन्फ्रंट कराएंगे तभी हम लोग को असलियत सच्चाई हम लोग को पता चलेगा। और क्या आपको इस जो मर्डर मिस्ट्री में चौंकाने वाली जानकारी मिली है, जो या क्या ऐसा सॉलिड एविडेंस है सोनम के खिलाफ? नहीं, जैसे हम लोग ने बताया, मैंने बताया, हम लोग के पास काफी एविडेंस है। एट दिस स्टेज में हम लोग नहीं बताएंगे कि हम लोग के पास क्या एग्जैक्ट एविडेंस है, लेकिन मैं आपको बता दूं हम लोग के पास काफी सॉलिड एविडेंस है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डीआईजी डेविस, जिन्होंने ऑन कैमरा आज तक के इंडिया टुडे के कैमरे पर कहा कि जब तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर ने राजा की हत्या की तो जो उसकी लाश को खाई में फेंका जा रहा था, तो सिर्फ उसमें तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर नहीं बल्कि सोनम ने भी राजा की डेड बॉडी को पकड़ा तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ और खाई में फेंक दिया। तो सुना आपने, ये था वो अपडेट, जो ताजा अपडेट जब हम वीडियो रिकॉर्ड करने आए थे अभी की तुरंत ये जो बाइट लिया गया है एसपी साहब का, जिसमें बहुत सारे खुलासे भी कर रहे हैं। तब आप पुलिस का ये भी कहना है कि वो आने वाले वक्त में क्राइम सीन रिक्रिएट करेंगे। अब क्राइम सीन रिक्रिएट करना, अब कहां, पहाड़ी के ऊपर वो एक्टिवा खड़ी थी या जो स्कूटी खड़ी थी, वहां से 3000 सीढ़ियां लगभग वो नीचे जाती है अपने पति को मारने, ताकि जब पति चिल्लाए भी तो किसी को भी उसकी पति की आवाज सुनाई ना दे। और इस तरीके की फुल प्लानिंग करने के बाद, अपने पति को मरवाने के बाद, चीखने के बाद वहां पर लाश को नीचे खाई से फेंकती है। उसके बाद वो वापस ऊपर की ओर चढ़ती है। सोचिए 3000 सीढ़ियां आप जब नीचे उतरते हैं, उतरना बहुत ही आसान है, लेकिन जब आप ऊपर चढ़ने की जब कोशिश करेंगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन इस तरीके का पागलपन सवार था सोनम के दिल और दिमाग में कि उसे लग रहा था कि मुझे किसी भी तरीके से अपने पति से आजादी चाहिए, और इस आजादी के लिए वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थी। 12:30 से लेकर 1:30 बजे की दौरान उसने हत्या करवाई अपने पति की। उसके बाद 15 मिनट के बाद वो अपनी सासू मां को कॉल करके कहती है कि मैंने अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखा है, मैं चाहती हूं कि मेरे पति की लंबी उम्र हो, मेरे आगे आगे चल रहे हैं। और एक शैतानी हंसी वो हंस भी रही है लगातार, और जिस तरीके से वो ऊपर जाने की तैयारी करती है और बार बार अपनी सासू मां को कहती है कि मैंने तो उपवास रखा है। लेकिन ऊपर पहुंचने के बाद जिस होटल में वो रुकी थी, उस होटल में वो कम से कम 4 से 5 थाली जितना जो खाना होता है वो भर पेट खाती भी है। और कहीं ना कहीं पुलिस के लिए सबसे बड़ा लीड था जब पुलिस को पता लगता है कि देखिए ये अपनी सासू मां से तो कह रही कि इसने उपवास रखा है, लेकिन पुलिस को जब बिल्स मिलते हैं उस रेस्टोरेंट के जहां पर इसने बैठकर खाना खाया था, तब पुलिस को लगता है कि इसने अपने सासू मां से झूठ क्यों बोला। ये वो टर्निंग पॉइंट था इस केस का, जिसके बाद इस केस की जो समय सीमा थी और जिस तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही थी पूरी बदल दी जाती है। और कहीं ना कहीं सोना अपने ही चुंगल में फंसती है और अब सलाखों के पीछे है। तो फिलहाल इस मामले में जो भी नए अपडेट्स होंगे हम कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने के लिए। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, ओनली ऑन क्राइम तक।